हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में थियरी ऑफ सप्लाई। हमने कवर किया प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज़ सप्लाई। हमने पढ़ा कि कैसे इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई डिफरेंट है। हमने सप्लाई फंक्शन पढ़ा, सप्लाई के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स निर्धारित तत्व हमने पढ़े। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम क्या है? देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट फर्म्स will produce and offer for sale rises with rise in price and falls with fall in price. लॉ ऑफ सप्लाई यह कहता है कि अगर सप्लाई को निर्धारित करने वाले जितने भी तत्व है, जो भी उसके फैक्टर्स है जो उसको डिटरमाइन करते हैं, उनमें से बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, केवल कमोडिटी की ओन प्राइस में अगर चेंज हो रहा है तो प्राइस में राइज होने से, प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी में सप्लाई इंक्रीज होगा और प्राइस के फॉल होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल होगा। दैट मीन्स हायर द प्राइस, हायर विल बी क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर द प्राइस, स्मॉलर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस हाई है, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगा, प्राइस लो है, कम क्वांटिटी सप्लाई होगा। ऑन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट्स अदर देन ओन प्राइस, जो कमोडिटी का ओन प्राइस है उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, जितने भी निर्धारक तत्व हैं, सच एज टेक्नोलॉजी, गोल्स ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एट्सेट्रा शुड नॉट चेंज। हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था कि जो सप्लाई के बहुत सारे बहुत सारे जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं, उन डिटर्मिनेंट्स में केवल ओन प्राइस को छोड़कर जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, लाइक टेक्नोलॉजी हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनमें से किसी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ सप्लाई को हम टेबल और डायग्राम के थ्रू अगर देखें तो देखिए, प्राइस ऑफ राइस, राइस का प्राइस लिया हुआ है 10 रुपीज़, तो राइस की कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है इन किलोग्राम? 5 किलोग्राम। देन at 11 rupees it is 6 kilograms, at 12 rupees it is 7 kilograms. So throughout of the table price is increasing and quantity supplied is also increasing. So here in the diagram x axis पे आपने दिखाया है quantity supplied in kilogram and y axis पे price of rice per kilogram. आपने सारे कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया है, दैट इज A B C D E F G। इन सारी कॉम्बिनेशंस को अटैच करने से जो कर्व आपको मिला है दैट इज SS, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व लेफ्ट से राइट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसे पॉजिटिव स्लोप कहा जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज टेबुलर एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखिए, हम जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ चीज़ें अनुमान करके चलते हैं। वह अनुमान क्या है? तो हमने जब लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। जो भी अदर थिंग्स है मीन्स जो भी लॉ आपका सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं, हमने पढ़ा इधर सप्लाई फंक्शन में, दीज ऑल आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इनमें केवल Px को छोड़ दीजिए, PR, NF, G, PF, T, EX, GP, ये सब क्या है? अदर फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, यही हमारे अजम्पशंस है। तो इन सारे फैक्टर्स को आप 1 by 1 लिख दीजिए तो आपका हो जाएगा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ फर्म, there is no change in the price of related goods. Producers do not expect change in the price of commodity in the near future. Means किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, केवल कमोडिटी के अपनी प्राइस में चेंज हो रहा है। दैट इज नॉन एज assumptions of the law of supply. Now is exceptions to the law of supply. Look, कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। वो कौन से सिचुएशंस है? देखिए, सबसे पहले है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हुज सप्लाई इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स।
लुक, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई नेचुरल फैक्टर से इफेक्ट होती है। सपोज़ किसी टाइम पे नेचुरल कैलेमिटीज़, बाढ़ या भूकंप या फिर कोई सूखा की वजह से वीट की फसल खराब हो गई। ऐसे में वीट की प्राइसेस बढ़ सकती है, लेकिन वीट की सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लॉ ऑफ सप्लाई पूरी तरह से अप्लीकेबल नहीं है। फिर आता है वेबलन इफेक्ट, जो हमने डिमांड में पढ़ा कि जो आइटम्स सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं, जो स्टेटस सिंबल होते हैं, उनकी प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उनकी सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज ऐसे गुड्स की सप्लाई जो है उसके लिए कुछ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है या फिर उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ऐसे में सेलर को उनकी सप्लाई करना ही होता है, चाहे उनकी प्राइस लो हो चाहे उनकी प्राइस हाई हो। सो दीज आर सर्टेन सिचुएशंस जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता है। अब देखिए, देयर इज़ अ क्वेश्चन, वाई मोर ऑफ अ गुड इज सोल्ड व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेज। लुक, हम कहते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि प्राइस के इंक्रीज होने से ही सप्लाई इंक्रीज क्यों होती है। जो सप्लाई कर्व है वह अपवर्ड ही क्यों होता है। देयर इज अ मिसप्रिंट, वाई डज सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स। तो इसके 3 रीजंस हम देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रॉफिट। जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसमें प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज होगा। हायर द प्राइस हायर द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। ऐसे में क्या होगा, सो हायर द प्राइस द ग्रेटर इज द इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर इन द मार्केट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट। अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो प्राइस के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूसर के लिए एज ए इंसेंटिव, एज ए मोटिवेशन काम करता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए या ज़्यादा सप्लाई करने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब प्राइस बढ़ेगी तो ही सप्लाई बढ़ेगी। फिर आता है पॉजिटिव स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द राइज in the cost of production. Usually cost of production increases with increase in production. Look, जब आप किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी तो उसको सेल करने के लिए आपको प्राइस भी ज़्यादा लेना होगा। सो ऐसे में सप्लायर प्रोडक्शन तभी इंक्रीज करेगा जब ज़्यादा प्राइस उसको मिलेगी। तो ऐसे में सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोप होगा। फिर आता है द राइज इन प्राइस ऑल्सो मोटिवेट्स अदर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस दिस कमोडिटी सो एज टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। हमने पढ़ा था कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी इफेक्ट करती है। तो अगर किसी सेलर की जो भी रिलेटेड गुड्स है, लाइक जो प्रोड्यूसर है वो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है उससे रिलेटेड जो गुड्स है उनकी प्राइस अगर मार्केट में हाई है, अगर वह गुड्स उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, तो ऐसे में सप्लायर अपनी कमोडिटी को छोड़कर दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड होगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और मूवमेंट्स अलोंग द सप्लाई कर्व। लोग यही चीज़ हमने डिमांड में भी पढ़ी थी, क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस डिमांड, जिसमें हमने देखा एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो स्पेसिफिक क्वांटिटी एक कंज्यूमर डिमांड करता है वो है क्वांटिटी डिमांडेड, जबकि एक प्राइस रेंज के ऊपर जो वेरियस क्वांटिटीज़ है जो एक ड्यूरेशन में एक कंज्यूमर बाय करता है वह है डिमांड। तो सेम विद सप्लाई, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो एक सप्लायर क्वांटिटी सप्लाई करता है वह पर्टिकुलर क्वांटिटी है क्वांटिटी सप्लाइड। उसमें जब चेंज होता है तो उसे कहा जाता है एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज एक्सटेंशन, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे में सप्लाई कर्व वही रहेगा, सिर्फ उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। इसमें सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब डायग्राम में देखिए, ऐसे एक सप्लाई कर्व है। सपोज ए एक ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है जहाँ पे प्राइस है OP, सप्लायर सप्लाई कर रहा है OQ क्वांटिटी। प्राइस अगर बढ़ जाता है OP 1 हो जाता है, ऐसे में सप्लायर सप्लाई करेगा OQ 1 क्वांटिटी
और मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में ए से बी की तरफ, अपवर्ड मूवमेंट मीन्स एक ही सप्लाई कर्व में एक्सटेंशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। प्राइस अगर फॉल होके ओपी से OP2 हो गया तो ऐसे में क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो OQ से OQ2 हो जाएगा, कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा ए से सी की तरफ, सप्लाई कर्व वही रहेगा SS। सो दिस इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। फिर आता है चेंज इन सप्लाई। यहाँ पे केवल क्वांटिटी में नहीं, पूरी सप्लाई में चेंज हो रहा है। उसमें क्या होगा, जो कमोडिटी का ओन प्राइस है वह कांस्टेंट रहेगा, जबकि कोई और फैक्टर में फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज हो सकता है। लाइक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया, तो ये है फेवरेबल चेंजेस। गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है या टैक्स कम किया है, ऐसे में प्राइस के सेम रहते हुए भी सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। जब सब प्राइस देखिए OP प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई भी फैक्टर में फेवरेबल चेंज हुआ तो क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई और सप्लाई कर्व शिफ्ट होके हो गया SS से S1 और इसके जस्ट अपोजिट केसेस कोई भी अनफेवरेबल चेंज है अदर फैक्टर्स में तो सप्लाई कर्व SS से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होके हो जाएगा S2। सो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, जिसमें सप्लाई कर्व में मूवमेंट नहीं होकर सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। सो यह था आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस, अजम्पशंस एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस सप्लाई। अब हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज होगा, मींस प्राइस में चेंज के रिस्पॉन्स में सप्लाई में कितना % चेंज होगा, दैट इज नोन बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। लॉ ऑफ सप्लाई से सिर्फ आपको चेंज का डायरेक्शन पता लगेगा। इफ प्राइस गोज अप सप्लाई विल इंक्रीज, बट हाउ मच सप्लाई विल राइज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन प्राइस कैनॉट बी नोन फ्रॉम द लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन प्राइस में इंक्रीज होने से सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी यह आपको लॉ ऑफ सप्लाई से पता नहीं लगेगा। तो यह चेंज क्वांटिफाई करने के लिए, चेंज की गणना करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, जिससे हमें पता लगेगा कि प्राइस में चेंज होने के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। Elasticity of supply measures the degree of responsiveness of quantity supplied to a change in own price of the commodity। जब किसी भी commodity की own price में change हो रहा है तो उसके response में कितना change हो रहा है quantity में, that is measured by elasticity of supply। elasticity of supply को हम next video में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।